हम लोग अब आगे उसमें ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो नगर पालिका का जो सब ठोस अपशिष्ट होता है वो रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक जगहों से उत्पन्न होता है। और घरेलू अपशिष्ट इमारतों के निर्माण के दौरान जो बनने वाले मलबे मलबे हैं, वहाँ से साफ़ सफाई के बाद जो बचे रह जाने वाले अवशेष होते हैं, वहाँ से सड़कों पर उत्पन्न होने वाले जो अपशिष्ट होते हैं वहाँ से। तो ये बहुत सारे अलग अलग स्रोत हैं जहाँ से अपशिष्ट उत्पन्न होता है। और इन सभी में जो नगर पालिका की जो अपशिष्ट होती है, यानी जिसे हम लोग नगर पालिका के अपशिष्ट कहते हैं, ये इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन के साथ लोग काफ़ी चीज़ों के शौकीन हो रहे हैं। लोग अलग अलग प्लास्टिक, फाइबर, थर्माकोल, इसका लोग अपने खाने पीने, पहले तो लोग यूज़ नहीं करते थे जब फैशन नहीं था। अब फैशन इतना हावी हो गया है कि लोग इन सब का प्रयोग करते हैं धड़ल्ले से, जो कि एक बार यूज़ होने के बाद वो किसी काम का नहीं रहता और एक प्रकार का अपशिष्ट यानी वेस्ट हो जाता है। उसको हम लोग पॉल्यूशन के रूप में फेंक देते हैं, यानी हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन ये होता है कि हम लोग उसको एक बार यूज़ करने के बाद बाहर फेंक देते हैं, जो कि एक प्रदूषण का रूप ले लेता है, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इन सब में नगर निगम का जो अपशिष्ट होता है उसकी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और जैसा हमने कहा कि शहरीकरण और बदलती हुई जो जीवन शैली है, इसमें भी भोजन के जो आदत हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। लगभग अगर एक अनुमान की बात किया जाए तो 1947 में जो है पूरे भारतवर्ष में शहर और कस्बों को मिला करके अनुमानतः लगभग 60 लाख टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता था। यानी एक अनुमान अगर किसी माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की गई तो 1947 में पूरे भारत में, चाहे वो आपका शहर हो और कस्बा हो, तो दोनों को मिला करके पूरे भारत से 60 लाख टन अपशिष्ट उत्पन्न होता था। लेकिन यही जब आंकड़ा हम लोग 1997 में देखे तो ये 480 लाख टन हो गया। कहाँ 47 में, कहाँ 60 लाख टन, और 97 में 480 लाख टन हो गया। जिसमें अब इनके निपटान की समस्या कितनी व्यापक होगी ये विचार करने से ही समझ में आ जाता है। इसमें 25% यानी 25% जो नगर पालिका की ठोस अपशिष्ट जो है वो थी। और कुछ उसमें अपशिष्ट ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम लोग एकत्रित नहीं कर पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अपशिष्ट होता है उसके परिवहन में भी जो है काफ़ी समस्या आती है, यानी उसको हम लोग स्थानांतरित नहीं कर पाते हैं। और ऐसे स्थानों की भी बहुत कमी है जहाँ पे हम उसको फेंकें, यानी जहाँ पे उसको हम लोग डंप करें, जहाँ पे उसको रखें, ऐसे स्थानों की भी बहुत कमी होती है। और जहाँ पे इनको फेंका जाता है वहाँ उनका प्रबंधन नहीं हो पाता है। अक्सर हम लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, प्रत्यक्ष रूप में भी देखा होगा कि जिस जगह पे कूड़े करकट करकट या कूड़ा फेंका जाता है वहाँ पे कभी कभी छोटे बच्चे कूड़ा बीनते हुए दिखाई दे जाते हैं, जो कि कई प्रकार से अच्छा नहीं है। और हाँ, यही चीज़ जो वहाँ पे होता है जहाँ पे कचरा फेंका जाता है, उस स्थान पे जो चीज़ होता है उसको हम लोग पहले ही अगर कर दें कि साहब ये चीज़ हमारे यहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है, अगर इतनी प्रॉपर जानकारी हमें अगर हो कि ये कचरा हम उपयोग कर सकते हैं या इसका रिसाइकलिंग हो सकता है, तो हम लोग उसको बाहर फेंकने के से परहेज़ करें, उसको बाहर न फेंकें, बाहर वहीं फेंकें या वही कचरा हम बाहर फेंकें, जिससे जिसे ये संभावना हो या ये पूरी तरीके से तय हो गया हो कि इसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, तभी हम उसको बाहर फेंकें। और अक्सर जो अपशिष्ट होता है, जैसे कि सबने देखा होगा कि जो नगर निगम जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो मकान बनते हैं उनके जो बचे हुए अवशेष होते हैं वो रोड पे, रोड के किनारे, मकान किनारे पड़े रहते हैं। हवा के माध्यम से वो वातावरण में उड़ते रहते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बहुत अधिक हो जाता है, लोगों को सांस लेने में समस्याएं होने लगती हैं।
तो इस प्रकार से अपशिष्ट जो है एक प्रकार के लिए, और ये खबर दिल्ली में भी आती है कि जब जो कचरे का ढेर होता है, जैसे कि दिल्ली में भी कोई जगह है जहाँ पे कचरे का एक पहाड़ जैसा जगह बन गया है। अब उसमें लोग क्या करते हैं कि उस कचरे में जा कर के आग लगा देते हैं। आग लगाते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो अगर ड्राई हो गई हैं तो वो धीरे धीरे जलता रहता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि टायर हो गया, और उसमें प्लास्टिक हो गए, बैग हो गए, कपड़ा हो गया, और तमाम प्रकार के केमिकल्स हो गए। तो ये सब जब जलते हैं आग से, जब ये जल तो आग तो सबको जला सकती है, तो जब ये जलते हैं तो जलने के कारण बहुत सारी विषैली गैसें जो हैं ये वातावरण में छोड़ते हैं। बहुत सारी विषैली गैसेस निकलती हैं जो कि वातावरण में मिल जाती हैं, और चूँकि बहुत बड़ा कचरे का ढेर होता है तो वो चीज़ें जो है वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में जो विषैली गैसें, जहरीली गैसें कह सकते हैं, वो हमारे वातावरण में मिल जाती हैं। और उसके आसपास का जो शहर होता है, पहले तो उस धुआं से, उस विषैली गैसों से वो धुंधला हो जाता है, यानी वो उसमें जो साफ धुंधलापन आ जाता है। और दूसरा, उस जो विषैली गैस होती है उसके संपर्क में जो भी उसके आसपास के रहने वाले लोग होते हैं, बच्चे हो गए, गर्भवती महिलाएं हो गई, यानी जो जिन्हें सेंसिटिव कहते हैं, वृद्ध हो गए जिन्हें सांस संबंधित बीमारी है, यहाँ तक कि स्वस्थ लोग भी, तो ये जब संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से वो विषैली गैसों के माध्यम से इनको जब इनको काफ़ी बीमारियाँ इनके अंदर उत्पन्न होती हैं, सांस संबंधी बीमारियाँ, फेफड़े संबंधी बीमारियाँ, और तमाम प्रकार की ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है कि हम लोग जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं उसको अगर हम लोग प्राइमरी लेवल पे ही अगर हम लोग निपटा लें तो हमारे लिए एक बहुत ही बेहतर चीज़ रहेगा। हम लोगों ने जैसा कहा कि अच्छा, दूसरी चीज़ उसमें एक बात ये भी होता है कि जैसे कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग कूड़ा, ठोस अपशिष्ट को, या नगर निगम से निकलने वाला जो कचरा है उसको हम लोग क्या करते हैं कि फेंक देते हैं। तो जब बरसात होता है तो ज़्यादातर लोग उन्हीं गड्ढों का इस्तेमाल करते हैं जो पहले से बना होता है, या किसी तरीके से वहाँ पे गड्ढा बना दिया गया है। तो उसमें लोग जा कर के नगर निगम या जो भी होते हैं वहाँ के लोग शहर के अपशिष्ट को उसी गड्ढे में डंप करा देते हैं। चूँकि उस गड्ढे में पानी भरा रहता है या पानी भरने की संभावना रहती है, या बरसात का पानी उसमें कभी इकट्ठा होता रहा है, तो जब बरसात का पानी आता है तो वो बरसात का पानी उसी गड्ढे में जो पड़ा हुआ कचरा होता है उसी कचरे के साथ वो मिल मिल करके, यानी उसमें जो भी अपशिष्ट है, गंदगी है, जो भी केमिकल्स हैं, रसायन हैं, या जो भी उसके अंदर की जो अशुद्धियाँ हैं, उसको वो पानी अपने साथ लेकर के ग्राउंड में चला जाता है। धीरे धीरे अशुद्धियों के साथ साथ जो पानी होता है उस गड्ढे में वो ज़मीन में चला जाता है और भूजल में वो मिल जाता है, जिससे हम लोग ट्यूबवेल के माध्यम से, समरसेबल के माध्यम से ग्राउंड वाटर को, उसी पानी को हम लोग बाहर निकालते हैं और पीते हैं, बीमारी होती है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए कि किसी जहाँ जल भराव हो रहा हो वहाँ पे हम किसी भी अपशिष्ट को डंप ना करें। और ऐसा भी होता है कि जैसे किसी भी जहाँ पे जल भराव होता है या जहाँ पे पानी ठहरता है, जहाँ पानी को रोकने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पे अगर हम अपशिष्ट डाल देते हैं तो धीरे धीरे वहाँ का जो स्रोत है, यानी एक प्रकार का ग्राउंड रिचार्ज सिस्टम है वो, तो वो क्या होता है वहाँ पे वो धीरे धीरे उसको भरने लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अपशिष्ट से एक तो जो पानी है वो पानी दूषित हो गया, वो चला गया ग्राउंड में, वो दूषित हो गया। दूसरा, जो गड्ढा या जो क्षेत्र या जो कह सकते हैं कि तालाब हो, या कोई भी ऐसा छोटी बंधी हो, या कोई नाला हो, तो एक प्रकार से हम लोग पानी को भी बहने से अवरुद्ध कर देते हैं। यानी पानी का मार्ग जो होता है वो अगर किसी नाले में हम लोग डंप कर दिए तो वो नाला जाम हो जाता है, जिससे बाढ़ आता है। नाले का जो गंदा पानी है वो शहर में फैल जाता है,
बड़े बड़े महानगरों में एक समस्या ये भी है बाढ़ आने की। वहाँ पे अक्सर जो पानी होता है वो थोड़े बरसात में ही शहर के दिखने लगता है। तो वहाँ ये भी है कि जो कचरा होता है वो लोग नाले में ही छोड़ देते हैं, नाले में ही डंप कर देते हैं, तो उससे रास्ता नहीं मिलता और ये समस्या होती है। दूसरी चीज़ जो समस्या आती है वो समस्या ये आती है कि जब अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट को चाहे वो आपका ईंट सीमेंट यानी कह सकते हैं कि जिसे हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते, जैसे जो मकान बनाने में जो भी ईंट पत्थर वगैरह इस्तेमाल होते हैं या जो ऐसे इस प्रकार से, तो अगर हम लोग उनको किसी ऐसे जगह पे जहाँ पानी ठहरता हो रुकता हो वहाँ पे अगर हम लोग उसको डंप कर देते हैं, अगर यहाँ पे सपोजेट पानी रुक रहा है और यहाँ पे हम अपशिष्ट डाल दिए, तो ये एक मलबा हो गया और ये धीरे धीरे क्या करता है कि ये इस पूरे क्षेत्र को दूषित करेगा। पानी नीचे जाएगा, ये तो दूषित होगा ही, साथ में ये जो क्षेत्र है ये धीरे धीरे भर जाएगा, यानी पानी ठहरने का जो जगह था वो अब भर चुका है अपशिष्ट के कारण या जो भी मलबा है उसके कारण। अब ये जो पानी है जो इसके माध्यम से ग्राउंड जाता था, अब ये बाहर से बह जाएगा। जो पानी आएगा कुछ सूखेगा, कुछ बाहर से बह जाएगा। तो हम लोग एक जो ग्राउंड वाटर का जो रिचार्जिंग सिस्टम है उसको हम लोग ख़राब कर दिए। पशु पक्षी पानी पीते थे, अब वो भी बंद हो गया। जो साफ पानी हम लोग पीते थे, ये पानी जब रिस करके गंदा पानी जब नीचे गया तो हम भी उसको लगे पीने, तो ये हमारे लिए भी एक समस्या उत्पन्न हो गया। यानी कई प्रकार की समस्याएं जो है, यानी अगर हम लोग कहें तो हमारा ठोस अपशिष्ट यानी जो कचरा है यही हमारे जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, स्वास्थ्य प्रदूषण का और रेडियो एक्टिव यानी जिसे हम लोग कहते हैं कि रेडियो सक्रिय प्रदूषण का, ये सबका स्रोत है। जितने भी हम लोगों ने प्रदूषण को पढ़ा है, सुना है, समझा है, उन सब का स्रोत ये यही है। कौन? जो हमारा अपशिष्ट निकलता है, अपशिष्ट जो भी हमारा अपशिष्ट यानी वेस्टेज निकलता है, यही स्रोत है सभी प्रकार के प्रदूषणों का। ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये उत्पन्न होता है। अब हम लोग जो अपशिष्ट होती हैं उनको हम लोग बहुत सारी श्रेणियों में, विभिन्न श्रेणियों में हम लोग उसको अलग बांट सकते हैं। जैसे पहला होता है अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट, जैसे गंदी पट्टियाँ हो गई और जो प्रयोग की हुई वस्तुएं हैं वो हो गई, समर्द हो गया, शारीरिक अपशिष्ट हो गया, रासायनिक अपशिष्ट हो गया, जिसे जिन दवाइयों को इस्तेमाल ना किया गया हो ऐसी दवाइयाँ भी एक प्रकार का अपशिष्ट होती हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं ऐसे। और ये अपशिष्ट बहुत ही अधिक संक्रामक होते हैं। इनका प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करना बेहद आवश्यक होता है। अब इसमें स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन, जो स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल होता है वो अपशिष्ट प्रबंधन पर अभी बहुत पूरा ध्यान नहीं देता है। अक्सर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल के पीछे जहाँ पे खाली जगह होता है, मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे कि जो बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन सामान्य आपको जो छोटे मोटे क्लिनिक या एक मध्यम बहुत हाईटेक नहीं लेकिन जहाँ सामान्य उपचार होता है वैसे क्लिनिक के पीछे या आसपास या सरकारी हॉस्पिटल के भी आसपास आप देखेंगे तो बहुत भारी मात्रा में बायोमेडिकल वेस्टेज, जिसे मेडिकल वेस्टेज ज़्यादा कहिए, तो उस प्रकार से वो चीज़ें फेंकी रहती हैं और जो कि जानवरों के संपर्क में, मनुष्यों के संपर्क में, छोटे छोटे जीवाणुओं के संपर्क में वो आते रहते हैं और वो हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। आजकल के हॉस्पिटल में जैसे मैंने कहा अभी तक कि बहुत सारे जो स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल होते हैं
वो इन अपशिष्टों पर ध्यान नहीं देते और जिसे जो है और इसको निपटान करने में भी वो आनाकानी करते हैं, उसको उसकी गंभीरता को नहीं समझते। अगर सभी लोग प्रयास करें, यानी सभी लोग इस चीज़ के ऊपर बोलें, सभी लोग इस चीज़ को समझें, सभी लोग इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो जाकर के इसमें परिवर्तन होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो अपशिष्ट निदान है वो कैसे होगा। तो हम लोग उसको समझते हैं टेक्निकली तरीके से। ये सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपशिष्ट निदान कैसे होगा। तो अपशिष्ट निदान कैसे होगा उसमें, तो हम लोगों ने जैसे पहले ही कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या यानी नगरों की जनसंख्या जैसे जैसे वृद्धि बढ़ रही है, वैसे वैसे जो हमारा ये पोल्यूशन है, अपशिष्ट है, उसकी मात्रा में भी वृद्धि हो रही है। बहुत सारे नगर निगम, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जो इंदौर का नगर निगम है, उसने अपशिष्ट को निपटाने के लिए बेहतर तरीके का प्रयोग किया और वो ज़्यादा सक्सेस है सफाई को रखने में, अपशिष्ट को निपटाने में ज़्यादा कारगर उसका उपयोग, उसका जो तरीका है वो सिद्ध हुआ। कुछ लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं अपशिष्ट का निपटान करने के लिए। उन तरीकों में हो सकता है कि वो कूड़े के खुले ढेर लगा देते हों, या हो सकता है कि किसी खाली ज़मीन में वो जाके भर देते हों। ये भी एक तरीका है। जैसा कि हम अभी बताए कि ऐसा नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे नगर निगम के लोग या ऐसा करते हैं कि कहीं खाली ज़मीन पड़ी हुई है तो ले गए उसी में कूड़े का ढेर लगा दिए, या उस खाली ज़मीन को भर दिए, या सैनिटरी लैंडफिल कर दिए, या कोई ऐसा जहाँ पे इसको जलाने के लिए संयंत्र लगाए हों, भस्मीकरण संयंत्र लगाए हों, वहाँ लेके छोड़ दिए, वहाँ उसको जला दिए। तो इस तरीके से हमारा ये अपशिष्ट का उपचार करते हैं। अब हम लोग समझते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि कैसे उसका उपचार किया जाता है नगर निगम के अपशिष्टों का। अब अब हम लोग इसको इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम लोग एक नगर पालिका का जो ठोस अपशिष्ट है वो कैसे हम लोग उसका सही तरीके से उपचार कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग सही तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जहाँ से वो नगर निगम का अपशिष्ट निकल रहा है, यानी जहाँ नगर निगम का अपशिष्ट निकला, तो जिस स्रोत से, जैसे कि घर से निकला तो घर में ही उसी जगह पे हम लोग उसके जहाँ से निकलने वाला अपशिष्ट है वहीं पे हम लोग उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने। तो 4 प्रकार से हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है जिसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, यानी पुनः चक्रशील शुष्क, यानी ड्राई, सूखा कचरा। सूखा कचरा जिसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। पहले हम लोग ये अलग कर लेंगे, छांट लेंगे। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है जैसे कि चोकर हो जाए, जैसे कि रोटी हो जाए, या इस प्रकार से चीज़ें, जैसे कि दाल का छिलका हो जाए। तो ये हमारे सूखे कचरे में आ जाता है। इसे हम लोग अलग कर लिए। फिर दूसरा आता है कार्बनिक भाग, ऑर्गेनिक, जैसे कि सब्जी के पत्ते हो गए, छिलके हो गए, और बचा हुआ खाना हो गया। तो ये हमारे कार्बनिक भाग हो गए, इसको हम लोग अलग कर लिए। फिर आगे आता है अक्रिय मलबे। अक्रिय मलबे में अगर हम लोग बात करें तो आता है निर्माण कार्य में जो भी हमारा वेस्टेज बचता है, या सड़कों का जो खड़ंजा है वो हो गया। तो ये हमारा अक्रिय मलबा कहा जाता है। इसे हम लोग अलग कर लें, यानी ऐसा ना हो कि इसको भी इसी के साथ फेंक दें, तो ये हमारा इसको अलग कर लिया जाए। फिर चौथा आता है खतरनाक अपशिष्ट, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें पहला होता है अस्पताल के अपशिष्ट,
यानी घरों में अक्सर देखा जाता है कि मेडिकल स्टोर से या हॉस्पिटल से जो दवाइयाँ आती हैं वो फेंकी रहती हैं इधर उधर, खुले रहते हैं। या जो भी हम लोग फसलों सब्जियों खेतों में छिड़काव के लिए कीटनाशक या पीड़कनाशी लेके आते हैं, उनको भी हम लोग ऐसे, तो ये एक प्रकार का इस प्रकार से अपशिष्ट हो गया जिसे हम लोग खतरनाक अपशिष्ट की श्रेणी में डालते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है अस्पतालों से निकला हुआ अपशिष्ट, और अन्य में अगर बात किया जाए तो विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार कोई योजना बनाए कि हमें उसकी क्या आवश्यकता है और क्या योजना है, तो हम उसके दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। अब अगर बात की जाए तो ये जो हमारा पुनः चक्रणशील शुष्क यानी ड्राई जो अपशिष्ट है, ये दो प्रकार से। पहला होता है गैर दहनशील। गैर दहनशील मतलब क्या, जिसे न जलाया जाए, जैसे कांच। कांच को आप जला नहीं सकते लेकिन इसे रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरा, कांच के बोतल बिकते भी हैं, जो कबाड़ के लोग आते हैं वो कबाड़ के रूप में इसे भी खरीदते हैं। तो पहला हो गया कांच, धातु हो गया जो कि इस श्रेणी में आता है लेकिन गैर दहनशील, जिसे आप जला नहीं सकते। अब इसमें आता है दूसरा, जिसे आप जला सकते हैं, जिसे आप दहनशील कर सकते हैं, तो आप उसको अलग कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो हमारा दहनशील है, दहनशील में अगर हम बात करें तो जो पैकिंग पदार्थ हो गए, कागज़ हो गया, ये सब जलने योग्य हैं, लेकिन हैं क्या, पुनः चक्रणशील हैं, शुष्क हैं। तो ये इस श्रेणी में आते हैं, हम इसको अलग कर लिए। यानी बोतल शीशी एक तरफ कर लिया गया, जिसे जलाया नहीं जा सकता, और जिसे जलाया जा सकता है उसे दहनशील में उसे एक तरफ कर दिया, जैसे कि पैकिंग पदार्थ हो गए, कागज़ हो गया, लकड़ी हो गया, इस प्रकार की चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं कि अब कार्बनिक वाले में बात करते हैं कि कार्बनिक में क्या प्रक्रिया है। कार्बनिक में जैविक अभिक्रिया, यानी जिसे हम लोग एग्रीकल्चरल वेस्टेज कहते हैं, जिसे हम लोग पुनः रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये जिसकी बात करते हैं तो आता है कंपोस्टिंग का, वर्मी कंपोस्टिंग का, बायोगैस, लैंडफिल, ये इस प्रकार से चीज़ें, यानी जिसे हम लोग ऐसा कार्बनिक, जैसे कि घास हो गया, खरपतवार हो गया, और अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं तो गो उपला हो गया, या इस प्रकार से चीज़ें, आप इसे जैव अभिक्रिया के द्वारा इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक बेहतरीन आप चाहें तो कंपोस्ट खाद आप बना सकते हैं, खेतों की उपज बढ़ा सकते हैं, और ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। तो ये जो है हमारा ये तरीका है इसका जैविक अपशिष्ट का, जिसे हम लोग कार्बनिक भाग कहते हैं। अब आता है अक्रिय मलबे। अक्रिय मलबे जिसे, जैसे कि आपका निर्माण कार्य में उपयोग होने वाला, जैसे बालू हो गया, गिट्टी हो गया, मलबा हो गया ये, और खड़ंजा हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारे अक्रिय मलबे हैं। इन्हें हम लोग किसी जगह पे, जहाँ सड़क में या कहीं पे भी गड्ढा हो गया हो, किसी जगह टूट गया हो, या घर में ही मकान काम कार्य होते रहते हैं, तो वहाँ पे भी उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आता है खतरनाक अपशिष्ट में। तो बताया गया कि खतरनाक अपशिष्ट दो तरीके से हो सकता है। पहला अन्य में, पहला अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट है, मेडिकल वेस्टेज। दूसरा अन्य में ले सकते हैं। तो इसमें पहला आता है भस्मीकरण, यानी इन अपशिष्टों को जलाया जाता है, लेकिन बहुत ही केयरफुल तरीके से। तो ये हमारा अपशिष्ट रहा। अब हम बात करते हैं जैसे कागज़ हो गया या पैकिंग पदार्थ हो गए, इस प्रकार पदार्थ को हम लोग अक्सर सुखा करके, इसको हम लोग ड्राई करके ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ईंधन पेलेट। तो ये हमारा पूरा एक तरीका है कि हम लोग कैसे उस अपशिष्ट को जो नगर से निकल रहा है, उस नगर पालिका के ठोस अपशिष्ट को कैसे हम पहचानेंगे, कैसे उसको अलग करेंगे, कैसे उसका उपचार करेंगे, उसका क्या होगा, और किस तरीके से हम इस प्रकार के अपशिष्टों से बच सकते हैं। तो हम लोगों ने इस चार्ट के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि जो अपशिष्ट है वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, कितना खतरनाक है,
और हमारे देश के अंदर रिसाइकलिंग यानी रिसाइकलिंग जिसे पुनः चक्रण कहते हैं अभी भी बहुत कम मात्रा में होता है, और जिसे हम लोगों को एक बहुत अच्छे एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जा सकता है, रोज़गार दे सकता है, बहुत अच्छा बिजनेस दे सकता है अगर हम लोग ऐसा चाहें तो। अगर हम लोग बात करें सीपीसीबी की यानी केंद्रीय पॉल्यूशन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो उसकी जो रिपोर्ट आती है उसमें ये कहा जाता है कि आप जो अपशिष्टों का जो पुनः रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, जी उसका पुनः चक्रण कैसे करेंगे, फिर से उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास स्रोत है, जैसे फटे कपड़े हो गए इत्यादि हो गए, ये सब जो है ये एक प्रकार का सूखा कचरा है। अब इसे कौन कचरा क्या करता है, ये एक व्यक्ति आता है, कबाड़ हो सकता है, कबाड़ी हो सकता है, वो कचरा बीनता है, फिर वो कचरा बीन कर क्या करता है, कचरा बेचने वाले को दे देता है, कचरा बेचने वाला अपने यहाँ इकट्ठा करता है, ये फिर देता है दलाल को, दलाल क्या करता है, दिस इज कॉल्ड मीडिएटर। ये प्राथमिक उद्योग यानी जहाँ पे उसको बनाया जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर कोई हमारे पास लोहे की रॉड है, कोई लोहे की रॉड है और ये रॉड, ये कोई लोहे की रॉड का जो टुकड़ा है कह सकते हैं, दिस इज पार्ट, ये टुकड़ा है एक, और ये हमने किसी कबाड़ बेचने वाले को दे दिया, यानी ये हमारे घर पे था, हमने जो ये कबाड़ एकत्र करता है उसको हमने बेचा, ये दे दिया कचरा बेचने वाले को, कचरा बेचने वाले को जब दिया तो ये किसको देगा, दलाल को देगा, जो कि बहुत भारी मात्रा में ये रखता है। फिर ये किसको देगा, ये दे देगा आयरन या स्टील प्लांट को, जहाँ पे सरिया या छड़ का निर्माण होता है, प्लेट का निर्माण होता है, ये उसे दे देगा, दिस इज कॉल्ड प्राथमिक उद्योग। तो फिर ये प्राथमिक उद्योग में गया, फिर ये कहाँ आया, हमारे पास आया, यानी यहाँ से उपभोक्ता खरीदेगा, फिर जब उसका उपयोग करेगा तो कुछ न कुछ अपशिष्ट बचेगा, ये यहाँ आ गया, फिर इस अपशिष्ट को कोई ना कोई ले जाएगा, फिर वो किसी और को बेचेगा। इस तरीके से ये एक पूरा साइकिल, या तो ये जो अपशिष्ट होता है या तो ये डायरेक्ट किसी कबाड़ी के माध्यम से, या हम किसी जो कबाड़ खरीदता है हम उसको डायरेक्ट बेच सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा एक क्रम चलता रहता है, जिसे सीपीसीबी ने तैयार किया था अपने रिपोर्ट में। तो हमको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि हमारा कचरा जो है वो कैसे और कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ उपयोग होता है और कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है।